आंसर पहले से तो ठीक लिख रखे तुमने, बट वही है, रोक साइकिल कैसे बनवाई थी मैंने और कैसे तुम लोगों ने कैसे बना रखी है, एक बंदे ने भी ढंग की नहीं बना रखी, एक ने, सिंगल ने भी, कि हाँ थोड़ा उसको थोड़ा इलेबोरेट करके और एक्सप्लेन करके बना दे। दूर से देखने पे तो सोलर सिस्टम लग रहा है, वो तो पढ़ रहा हूँ मैग्मा लिखा है, मैं कहो ये तो रॉक साइकिल से कुछ मिलता जुलता लग रहा है। ऐसे बनवाई थी मैंने। चलो निकाल लेना अपने नोट्स, निकालना, ठीक है। संगम एज स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? अरे तो कहीं तो लिखोगे हिस्ट्री के लिए। अच्छा चलो संगम एज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात, ये जो एज है ये कहाँ से रिलेटेड बात हो रही, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से? ठीक है, यानी कि कृष्णा रिवर जो है, ठीक है, कृष्णा रिवर से नीचे नीचे का जितना भी एरिया है, ठीक है, कृष्णा रिवर से जितना भी नीचे नीचे एरिया है, उस टाइम उस एरिया की आज हम पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहाँ पे कैसे जो लिटरेचर डेवलप हुआ, ठीक है, वहाँ की क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे क्या सोसाइटी थी, किस टाइप का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, वो देखेंगे अब तक। क्योंकि इससे पहले पहले हमने ऊपर तक का सारा लगभग देख ही लिया है। इससे ऊपर कौन से थे, मतलब क्या चल रहा था इससे ऊपर अब तक, कहाँ तक नॉर्थ इंडिया में हमने कहाँ लीव किया था? मौर्यन तक, ठीक है, मतलब मॉरन्स का भी पूरा का पूरा हो गया था डिक्लाइन, ठीक है। यानी कि जो आखिरी लास्ट मॉरन रूलर था, ठीक है, कौन था? कौन था? हिंट दे देता हूं, जिनके मिलिट्री के कमांडर चीफ ने उन्हीं की मतलब उन्हीं को किल करके, बृहदत्त, ठीक है। और उनका मिलिट्री कमांडर इन चीफ कौन था? पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। और यानी कि उन्होंने लास्ट मॉरन रूलर को मार के, ठीक है, खुद वो गद्दी पे बैठ गया था और स्टैब्लिश हुआ था क्या, शुंग डायनेस्टी। यानी कि लास्ट मॉरन टाइम पे देखो, मॉरन टाइम्स के जो बिल्कुल ऑन द फेज और डिक्लाइनिंग, जब वो बिल्कुल अपने डिक्लाइन फेज में था, ठीक है, तो अलग अलग वहाँ के जब जो अशोका के बाद, यानी कि अशोका के डेथ के बाद अब कोई एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर नहीं था मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा के जितने भी इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, यानी कि जो गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया कि भाई अब हम जो सेंट्रल अथॉरिटी है हम उसको नहीं मानते, हम अपना हमारा एरिया अलग है। यानी कि यहाँ पर आ गए थे सतवानाज, कलिंगा भी अलग हो गया था, ठीक है। यानी इन्होंने अपने आप को मौर्यन एम्पायर से अलग कर लिया था। यहाँ तक हमने लीव किया था नॉर्थ इंडिया में। और बात रही अब साउथ इंडिया की, यानी कि कृष्णा रिवर से नीचे नीचे का जितना भी जो रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर थी 3 प्रोमिनेंट पावर्स, कौन कौन सी? चोला, चेरा एंड पांड्या, ठीक है। रफ डायग्राम के लिए देखो, तुम्हें उसमें तो मिल ही जाएगा नोट्स में, यहाँ पर मैं रफ डायग्राम थोड़ा बता रहा हूँ। इधर थे चोलाज, ठीक है, इधर थे चेरा और इधर थे पांड्याज, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये जो चोला, चेरा, पांड्याज जो रूलर्स थे, इनका मेंशन कहाँ कहाँ है, इनका एविडेंस हमें कहाँ से पता चला? देखो 2 चीज़ें हैं समझना, कि इनके बारे में पूरी की पूरी डीप नॉलेज
ठीक है, यानी कि इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, काम कैसे होता था, रेवेन्यू कैसा था, सोसाइटी कैसे थी, ठीक है, किस किस टाइप के ऑक्यूपेशंस होते थे लोगों के पास, तो वो सारी की सारी चीज़ें पता चली हमें इनकी किताबों से। यहाँ पे जो लिटरेचर डेवलप हुआ है, बट हमें इनके नाम कि सिर्फ चोला चेरा पांड्या हैं, इनके बारे में डीप तो इन्हीं से पता चला है, बट ऊपर ऊपर से कि भाई चोला चेरा पांड्याज नाम के भी कोई किंगडम्स हैं फार साउथ में, ठीक है, बिल्कुल डीप साउथ में भी चोला चेरा पांड्याज करके कोई नाम है, ये हमें कहाँ से मिला है, मतलब नॉर्थ इंडिया में किन किन रूलर्स ने इनका मेंशन कर रखा है। हाँ गुड, एक तो रॉक किसके थे, तो लिख लेना यहाँ पे सबसे पहले सोर्सेज, ठीक है, चोला, ये एक रफ डायग्राम से बना लेना ये, ताकि एक आइडिया हो जाए कि किधर थे। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट 2 और 13, ठीक है, अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 एंड 13, इनमें मेंशन है चोला चेरा पांड्यास के बारे में, ठीक है, तो इसमें लिखना मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, मेजर रॉक एडिक्ट 2 एंड 13 ऑफ अशोका mention the kingdom of south, ठीक है। सेकंड, और कहाँ से पता चला इनके बारे में, नॉर्थ इंडिया में की बात कर रहा हूँ। सेकंड लिखना, जैसे नंबर 1 ये हो गया, सेकंड है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ से रिलेटेड है, कलिंगा का, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना कलिंगा, यानी कि इस वाले रीजन में एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी मेंशन है 3 किंगडम्स, ठीक है, ऑफ डीप साउथ, यानी कि साउथ में चोला चेरा पांड्या के नाम के कुछ रूलर्स या कोई किंगडम्स हैं, बस इतना ही है। इनकी पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी की जो ज्योग्राफी है, वो इन्हीं से पता चली है। इन्होंने सिर्फ नाम मेंशन कर रखा कि हाँ भाई डाउन साउथ में कोई ना कोई चोला चेरा पांड्या नाम के किंगडम्स जो हैं वो हैं हमारे साउथ में, यानी कृष्णा की रिवर से बियॉन्ड, यानी उससे आगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है, व्हाट डू मीन बाय संगम। संगम मतलब संगम मतलब क्या होता है, संगम का मतलब होता है मिलना, ठीक है, किसी चीज का मिलना, दैट इज कॉल्ड संगम। अब दो यहाँ पे क्या चीजें मिल रही हैं, यहाँ क्या चीजें मिल रही हैं संगम के, हमने ये चीजें बोली, देखो चोला चेरा और पांड्याज यहाँ से अलग अलग बड़े बड़े जो पोइट्स थे, ठीक है, वो आके मिलते थे, ठीक है, और वो डेवलप करते थे नया नया लिटरेचर, यानी कि कुछ चीज़ है जो लिटरेचर वो है वो डेवलप करते थे, यानी कि यहाँ पे जो पोर्ट्स होते थे, ठीक है, उनकी असेंबली होती थी। संगम का मतलब हो गया असेंबली, वो आके मिलते थे, और जब मिलते थे तो क्या होता था, लिटरेचर को डेवलप करते थे, यानी कि यहाँ से इनके मिलने के बाद कुछ ना कुछ लिटरेचर, ठीक है, बुक एक तरह की वो डेवलप होती थी, ठीक है। ऐसे 3 संगम हुई है, मतलब 3 बार जो ये पोइट्स हैं ये आपस में मिले हैं, अलग अलग बुक्स उस टाइम पे रिलीज़ हुई, अलग अलग बुक्स, ठीक है, अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं। तो इसमें पॉइंट डालना, पॉइंट डाल के थोड़ा सा गैप देके एक नया पॉइंट लिखना, द लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड
द लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द असेंबली, ब्रैकेट में लिख लेना संगम, यानी कि ये संगम, नए नए जो लिटरेचर थे वो डेवलप होते थे, प्रोड्यूस किए जाते थे, लिखे जाते थे इन असेंबली में। और देखो सेकंड चीज, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इनको पेट्रोनाइज कौन करता था, यानी कि चोला चेरा पांड्या, यहाँ से अलग अलग रूलर्स आते थे, अलग अलग पोइट्स आते थे, ठीक है। इनकी असेंबली जब ये आपस में मिलके बैठते थे, इन्हीं को कहते थे संगम, ठीक है। और जब ये मिलके बैठते थे, इनका काम होता था नए नए लिटरेचर, नए नए आइडियाज़ को डेवलप करना, और वो लिखे जाते थे, यानी कि एक बुक लिखी जाती थी, ठीक है। ऐसे ये 3 बार मिले हैं, मतलब टोटल 3 संगम हुए हैं, 3 असेंबलीज हुई हैं। और पैट्रोनेज का मतलब हो गया कि इनको कौन बढ़ावा देता था, कौन इनको आगे तक लेके जाता था, वो लेके जाते थे पांड्याज रूलर, ठीक है। यानी कि पांड्याज ने ही इनको सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज किया है। तो इसमें जो आप लिख रहे थे, द लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द असेंबली, यानी कि संगम, ठीक है। हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्याज, हेल्ड अंडर पैट्रोनेज ऑफ पांड्याज। देखो ये जो संगम एज है, यानी कि चोला चेरा पांड्याज जो है, ये चले थे 300 BC से लेके 300 AD तक, ये टाइम पीरियड था इनका। ठीक है, क्या हुआ पीछे? ठीक है, तो जो ये पोइट्स आके मिलते थे, बैठते थे, इन्हीं को पहले हम कहते थे संगम, ठीक है। संगम एक हिंदी वर्ड हो गया, असेंबली एक इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। कि भाई ये जो पोइट्स हैं ये आपस में यहाँ पर आके मिलते थे, ठीक है। और जब ये मिलते थे, इनमें डिस्कशन होती थी, टॉक्स होती थी, और फाइनली फिर एक बुक को ये रिलीज कर देते थे, ठीक है, जिसको हमने कहा गया संगम लिटरेचर। लिटरेचर क्यों? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। और वर्ड संगम क्योंकि ये असेंबली के थ्रू निकली हुई है, इसलिए संगम लिटरेचर, ठीक है। अब चोला चेरा पांड्यास की जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑक्यूपेशन है, सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ का जो भी उनका एक पूरा सिस्टमेटिक है, वो सारा का सारा हमें संगम लिटरेचर से ही पता चलता है उनके बारे में, कि उनमें कैसा कैसा उनका वहाँ पे जो रूलर्स थे वो किस हिसाब से टैक्स लेते थे, क्या सोसाइटी थी, ठीक है, कैसा रिलीजियस कल्चर था वहाँ पे। तो सारी की सारी चीज़ें जो हमें पता चली हैं वो इन संगम लिटरेचर से ही पता चली हैं, जो कि इन असेंबलीज़ में डेवलप हुई हैं, ठीक है। ऐसी टोटल 3 असेंबली हुई थी। देखो संगम एक हिंदी वर्ड है, असेंबली एक इंग्लिश वर्ड है। तो संगम को तमिल में क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा हूँ मैं, इसको हम कहते हैं मुच्छागम। स्पेलिंग लिख लेना, MUCHANGAM, ठीक है, MUCHANGAM, मुच्छागम। इट मीन्स असेंबली, इट मीन्स संगम, ठीक है। असेंबली ऑफ व्हाट? असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स, ठीक है, यानी कि जो तमिल पोइट्स होते थे वो आपस में मिलकर के बैठते थे। अभी हमने बात की कि टोटल संगम हुए हैं टोटल 3, ठीक है, यानी कि ये जो पोइट्स थे ये 3 बार आपस में आके बैठे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 लिखना, ऐसे एक चार्ट सा बना लेना। पहली बार जो ये संगम एज हुई थी, ये हुई थी मदुराई में, ये हुई थी मदुराई में, ठीक है। सेकंड जो हुई थी, यानी कि सेकंड संगम जो हुई थी वो हुई थी कबाड़ापुरम में, KAPADAPURAM,
दिखा लो दांत दिखा लो तुम पहले, ठीक है। और थर्ड जो हुई थी वो अगेन मदुराई में। मदुराई पांड्यास की कैपिटल थी भाई, याद रखना, ठीक है। चोला चेरा पांड्यास अलग अलग किंगडम थे, जो मदुराई थी वो पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो देखो अब जो पहली बार ये संगम एज हुई, यानी कि जब ये लोग पहली बार मदुराई में आके बैठे, इसका हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर ये बैठे थे तो कौन सी बुक डेवलप हुई, ठीक है, या इनका डिस्कशन हो रहा था वो किस चीज़ के ऊपर हो रहा था, क्या कंक्लूजन निकला, किस चीज़ को लेके ये संगम बैठी हुई थी, या क्या मेन पर्पस था, हमारे पास इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं है। यानी कि जो पहली जो संगम हुई थी उसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि लिटरेचर बना कि नहीं बना, डिस्कशन किस चीज़ को लेके हो रहा था, क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, किसने अटेंड किया था, मतलब कितने लोग थे, कितने अटेंड किया, तो इस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। जो सेकंड हुई थी वो इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स अटेंडेड दिस संगम, लिख लेना। सेकंड वाली में लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स अटेंड दिस संगम, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स अटेंड दिस संगम। और यहाँ से सिर्फ एक बुक जो है वो अब तक सर्वाइव हुई है, यानी कि एक बुक जो थी वो यहाँ से डेवलप हुई है इधर, ठीक है। इस बुक का नाम है, यहाँ से मतलब जो संगम हुई, लोग बैठे आपस में, डिस्कशन हुआ, कंक्लूजन हुआ और एक नई बुक को रिलीज कर दिया। इस बुक का नाम है टोलका पीपीएम। अरे पीछे हंस रहे थे ना कपाड़ापुरम में, अभी आन दो नाम, अगले संग अगला, चलो आज तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, नेक्स्ट क्लास में जब हिस्ट्री की होगी सारे पूछूंगा मैं ये, फिर तुम्हारा कपटा और पुरम मैं अलग अलग करूंगा, ठीक है। टोलका पीपीएम एक बुक रिलीज हुई थी, मतलब बुक डेवलप हुई थी, ठीक है, एक ही बुक हुई थी, तो हमारे लिए तो सबसे अर्लीस्ट यही है, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यही जो बुक है इसी को हमने अर्लीस्ट एविडेंस माना है, एक अर्लीस्ट लिटरेचर माना है संगम एज का, ठीक है। जो थर्ड हुई थी मदुराई में, उसके बारे में लिखना। थर्ड हुई थी अगेन, दैट असेंबली वाज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स, उसको भी लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स ने अटेंड किया था, ठीक है। अब यहाँ से जो बुक्स रिलीज़ हुई थी, यहाँ से भी काफ़ी जो बुक्स हैं वो पब्लिश हुई थी, काफ़ी डेवलप हुई थी यहाँ से, जो मतलब लिटरेचर कहेंगे, बुक्स नहीं लिटरेचर, ठीक है, इधर से। तो जो पहली बुक थी, ठीक है, जो पहली मतलब एक जो पूरे की पूरी एक लिटरेचर डेवलप हुआ था, उसका नाम था इट्टू टोगई, नाम इजी होंगे, ठीक है, ETTUTOGAI, इट्टू टोगई। सेकंड है पट्टू पट्टू, PATTU, ठीक है। थर्ड है पथिन किलकानाकू, मुंह क्या देख रहे हो, लिखो PATHIN, थर्ड बुक का नाम है PATHINEN KIL
KANAKU, ठीक है। पथिन किल्कानाकू, PATHENIN, इटुटोगई, पट्टू और पथिन किल्कानाकू। फोर्थ लिखो, फोर्थ है शिलापथिगरम, SILAPPATHIGARAM, ठीक है, शिलापथिगरम। और लास्ट है फिफ्थ मनी मेघलाई, MEGALAI, मनी मेघलाई, ठीक है। शिखा, ऊपर देख के तीन के नाम बताइए फटाफट, ऊपर देख, नीचे नहीं देखना। है? हाँ हाँ है, हाँ बस, हाँ वो तो क्या, पट्टू पट्टू कितने कट वो करेगी। चलो भाई, तो ये बुक्स थी जो कि अलग अलग टाइम पे यानी अलग अलग संगम्स में पब्लिश हुई थी, अलग अलग डेवलप हुई थी, ठीक है। ये थे संगम्स लिटरेचर। जो सबसे पहली थी कौन सी थी? टोल्कापिपियम, ठीक है। उसको कहा जाता है तमिल ग्रामर। तमिल ग्रामर यानी कि उसमें तमिल की सारी ग्रामर्स के बारे में लिखा हुआ है, तमिल ग्रामर, ठीक है। यानी कि दिस बुक डील्स विद टोल्कापिपियम के बारे में, दिस बुक डील्स विद द तमिल ग्रामर। और ये बुक लिखी थी टोल्कापिपियार ने, TOLKAPPIYAR। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़ें, ठीक है। टोल्कापिपियार ने ये बुक लिखी थी। टोल्कापिपियम मतलब मिलता जुलता ही नाम है, टोल्कापिपियम, टोल्कापिपियार। ठीक है, आगे लिखना, दिस बुक ऑल्सो provide information regarding to political and socio-economic conditions of the Sangam period। ठीक है भाई। अब देखो, ये थी टोल्कापिपियम, यानी कि टोल्कापिपियम अगर मैं बात करूं कौन से संगम में डेवलप हुई थी? सेकंड में, ठीक है। सेकंड कहाँ हुई थी? हाँ, इतना हंगा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गया मैं, कपाड़ापुरम, ठीक है। अगला देखो, अगली है इटुटोगई। जो सेकंड बुक है वो है इटुटोगई। इटुटोगई के अंदर टोटल 8 बुक हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 बुक्स। इसके अंदर भी अलग अलग 8 लिटरेचर हैं। आठों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मतलब इन 8 में से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
इन 8 में से सिर्फ एक बुक आपको इंपॉर्टेंट रखनी है जो कि डील करती है इटू टोगोई से, उसका नाम लिख लेना, पदीरू पट्टू, पदीरू PADI PADIRRU PATTU। पदीरू पट्टू, ठीक है। ये बुक से मतलब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इससे हमें चोला एम्पायर के बारे में पता चलता है। दिस बुक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चोला रूलर्स। ठीक है, उसके बाद थी पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू में टोटल 10 बुक्स हैं। एंड अगेन आपको ये 10 की 10 याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है। इस पट्टू पट्टू में टोटल 10 बुक्स हैं। 10 में से जो 2 इंपॉर्टेंट हैं वो सिर्फ आपको 2 ही याद रखनी है। पहली है मदुराई कांजी, मदुराई कांजी MADURAIKANJI, ठीक है, मदुराई कांजी। और जो सेकंड बुक है वो है पथिना पलाई, PATHINA, पथिना, PATHINA, पथिना पलाई, PPALAI। ठीक है, पथिना पलाई। ये जो 2 बुक्स हैं। अब अगेन ये जो पहली वाली जो बुक है, ठीक है, मदुराई कांजी, वो डील करती है पांड्यास के बुक के साथ, मतलब उसने इंफॉर्मेशन दी है पांड्यास की, पांड्यास रूलर की। ये इसको ना वो करेक्ट कर लेना भाई, ये चेरा है, ठीक है, चेरा है, ये चोला है। अब देखो जो बुक्स थी, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी, पूरा नाम लिखना है एक बार दोबारा से, पट्टू पट्टू, सॉरी इटू टोगोई। देखो ऐसे लिखना, मैं बता रहा हूँ, नीचे जैसे इटू टोगोई, ठीक है, और पट्टू पट्टू, ठीक है। उसके बाद थर्ड बुक कौन सी थी, है? एक तो इतू तो गई हो गई, पट्टू पट्टू हो गई, और एक थी पथिना केलकानाकू, उसको थोड़ा दूर लिखना, ठीक है, इन दोनों से थोड़ा सा दूर लिखना। ठीक है, और जो एक और थी सिलापडिकरम और मणिमेगलाई, इन तीनों को एक जगह और इन दोनों को एक जगह। ठीक है, देखो जो इटू टोगोई और पट्टू पट्टू है ना,
इन दोनों बुक्स को कंबाइंडली, मतलब कंबाइंडली हम कहते हैं मेल का नाकू। मेल का नाकू, ठीक है, कंबाइंडली। मेल का नाकू मीन्स ठीक है, मेल का नाकू, यानी कि दीज आर नोन एज, लिख लेना, दीज आर नोन एज नैरेटिव टेक्स्ट। नैरेटिव, NARA, सॉरी NARRATIVE, नैरेटिव टेक्स्ट। नैरेटिव टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि यानी कि जो ये दोनों जो बुक्स है ना, ठीक है, वो कोई मॉरल चीज़ें नहीं बताती, यानी कि कोई शिक्षा नहीं दे रही है, कोई मॉरलिटी नहीं बता रही है, ठीक है, कोई एथिकल नहीं है। मतलब इन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ मतलब वॉर रिलेटेड स्टोरीज, यानी कि भाई राजा लोग लिखवाते थे, ये जो पोइट्स होते थे ये राजा के अंडर लिखते थे, तो उनके भाई उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के भाई उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है, उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, मतलब उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इन बुक्स में लिखी जाती थी, तभी इनको कहते हैं नैरेटिव टेक्स्ट। यानी कि लव स्टोरीज हो गई फॉर एग्जांपल, यानी कि इस बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, यानी कि कोई भी मॉरलिटी नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं होती थी कि भाई आपको कोई चीज़ अच्छी बताई जाए, कोई चीज़ आपको एथिकल बताई जाए, ठीक है, तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था इन बुक्स का। इन बुक्स में वैल्यू स्टोरीज, यानी कि जो राजा लोग जो लड़ाई लड़ते थे उनकी स्टोरीज, लव स्टोरीज वो लिखी जाती थी, इसलिए इनको कहते हैं नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है, लिख लेना। दिस बुक डील्स विद, दीज बुक्स यानी कि दोनों जिनको हम मेल का नाकू या नैरेटिव टेक्स्ट बोलते हैं, दीज बुक्स डील्स विद वेलर, VALOUR, वेलर, वेलर मतलब होता है मतलब किसी की गाथा गाना, मतलब स्टोरीज बताना बड़ी बड़ी, ठीक है, वेलर, एंड डील्स विद वेलर एंड द लव स्टोरीज, ठीक है। और जो ये हैं तीन, ये जो तीन बुक्स हैं इनको हम कहते हैं डिडाक्टिक टेक्स्ट, यानी कि वो थी नैरेटिव, ये है डिडाक्टिक, यानी कि किल का नाकू। ठीक है, नैरेटिव टेक्स्ट ऊपर वाली थी और ये है डिडाक्टिक टेक्स्ट, ठीक है। इनमें होता था मोरालिटी को लेके, ठीक है, इनमें अच्छी बातें बताना, किसी चीज़ का ज्ञान देना, ठीक है, कुछ शिक्षा का मिलना, तो उनको कहते थे इन बुक्स को हम कहते थे किल का नाकू या नैरेटिव टेक्स्ट्स। ठीक है, अब देखो ऑथर जो ये थी आपकी बुक पथेना किल का नाकू, ठीक है, इनके जो ऑथर थे यानी कि जो राइटर थे उनका नाम लिख लेना, ठीक है, पथेनन किल का नाकू के नीचे उनके राइटर, बुक राइटर थे तिरुकुरल, TIRUKKURAL, और जो शीलापडिकरम और ये मणिमेगलाई थी, ठीक है, ये थी एपिक्स। एपिक्स जैसे नॉर्थ इंडिया में ये है भाई हमारी महाभारत होगी, रामायण होगी, एपिक्स हैं जो, ठीक है, वैसे ही डाउन साउथ की ये एपिक्स हैं, शीलापडिकरम और मणिमेगलाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, मतलब ऐसे ही थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ, ऐसे कोई ज़रूरी है नहीं मतलब कोई याद रखने की, ठीक है, कि सर स्टोरी में क्या था क्या नहीं, स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें क्या था, इसमें शीलापडिकरम में इसमें ना जैसे दो कपल होते थे, सुन रखी भाई किसी ने स्टोरी कन्नगी और कोवलम की,
देखो मतलब दो कपल थे, ठीक है, कन्नगी और कोवलम, ठीक है, हैं क्या, ठीक है, कन्नगी और कोवलम, भाई इनका एक अच्छा जैसे रिलेशन था। तो जो कोवलम थे वो अट्रैक्ट हो गए किसी और लड़की के थ्रू जिसका नाम था माधवी, ठीक है, मतलब वो किसी और के थ्रू अट्रैक्ट हो गए थे। तो ये जो थे कोवलम, ठीक है, ये इनके पास चले गए, इनके साथ रहने लग गए, माधवी के साथ, ठीक है। और कन्नगी जो थी वो अकेली रह गई थी। और ये बात थी चोला उसकी, हाँ, चोला टाइम की, मतलब चोला किंगडम में ही चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ था, इनको इनसे एक लड़की हुई थी, ठीक है, लड़की हो गई। फिर बाद में इनको रियलाइज़ हुआ, किसको, कोवलम को, कि यार मैंने कन्नगी को छोड़ के अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो फिर ये दोबारा फिर कन्नगी के साथ चले गए, ठीक है, ये दोबारा फिर कन्नगी के पास चले गए। और फिर इन्होंने यहाँ से मतलब चोला अंपायर को छोड़ दिया था इन्होंने, फिर ये कहीं दूर चले गए थे, ठीक है। अब जब ये मतलब कन्नगी ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई चलो ठीक है, अपने आपने अपनी गलती मान ली तो चलो ठीक है, मूव फॉरवर्ड, और भाई वो अपने दूसरे एरिया में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, इनको काम ढूंढने के लिए पैसे की ज़रूरत थी कोवलम को, कि भाई अब काम काज करना है तो कुछ पैसे चाहिए। तो क्या था, कन्नगी ने अपनी ज्वेलरी एज ए दे दी थी कि भाई चलो ठीक है, आप मेरी ज्वेलरी को उधार रख के एज अ कोलेटरल रख के आप अपना जो काम कहीं शुरू कर लो, ठीक है। तो जब ये उस ज्वेलरी को बेचने गए या गिरवी कहीं रखने गए, ठीक है, तो कोइंसिडेंस उसी टाइम पे वहाँ के जो राजा की रानी की भी जो ज्वेलरी थी एज इट इज़ थोड़ी बहुत लगभग सेम होगी, वो भी चोरी हो गई थी, ठीक है। तो उनको ये लगा कि इस कोवलम ने ये जो ज्वेलरी है वो चोरी की है, ठीक है, और बिना कुछ जांच पड़ताल करे इस कोवलम को डेथ पेनल्टी दे दी और कोवलम भाई मारा गया, ठीक है। और कन्नगी को जब फिर इस बात का पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तब उसने इस एरिया को श्राप दे दिया था, ठीक है, और वहाँ के राजा को भी श्राप दे दिया था, उसकी भी एकदम से डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टोरी लिखी हुई है सिलापट्टिकरम में। यानी कि फिर बाद में जो कन्नगी थी वो हिमालय से ले गई थी, भाई उन्होंने एक ऐसा मतलब सारा सब त्याग दिया था, ठीक है। और फिर बाद में जाके इनका एक मंदिर भी बना साउथ में, इनके नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है कन्नगी के नाम का, ठीक है। ये थी सिलापट्टिकरम में स्टोरी। और ये जो बच्ची थी, इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, मतलब इसकी जो स्टोरी है वो लिखी हुई है मनी में कलाई में, ठीक है। तो लिख लेना थोड़ी, एक ऐसा रफ सा बना लेना सिलापट्टिकरम के नीचे एरो डाल के, एक रफ, ताकि तुम्हें बस एक बार पढ़ो रिवीजन करो तो याद आ जाए। कन्नगी थी कोवलम, KANNAGI कन्नगी, और कोवलम, और दूसरी तरफ थी माधवी, ठीक है। ठीक है, और बस उसके बाद ये लिख लेना आफ्टर केम बैक, ठीक है, आफ्टर केम बैक टू कन्नगी, जब वो कन्नगी के पास वापस आ गए थे, ठीक है, उन्होंने चोला किंगडम को छोड़ दिया था। दे लेफ्ट द चोला किंगडम एंड वेंट टू मदुराई, यानी कि मदुराई किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की। यानी कि वो चोला किंगडम को छोड़ के, चोला अंपायर को छोड़ के अब वो चले गए थे पांड्यास की तरफ, ठीक है। और फिर एक नीचे नाम लिखना, नीचे एक नाम लिख लेना, कादंता, KADANTHA, अभी बताता हूँ कौन है ये, KADANTHA कादंता, नेडू चेल्यान, NEDUCHELIYAN। ये पांड्या का रूलर है, मतलब पांड्यास का रूलर है, जिसने कोवलम को मतलब डेथ पेनल्टी दी थी, ठीक है। यानी कि भाई ये लोग चोला किंगडम को छोड़ के, ठीक है, चोला किंगडम को छोड़ के ये दोनों, जब वो कोवलम वापस आ गया था
तो वो चले गए थे पांड्याज के पास, मतलब पांड्याज किंगडम में, ठीक है, यानी कि मदुराई में, ठीक है। और उधर जो ये था कादांता, कौन है ये, नेडुचेल्यान, ठीक है, इन्होंने ही इस कोवलम को डेथ पेनल्टी दी थी। तो बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद नहीं कि भाई किसने वो दी थी, इंपॉर्टेंट ये है रूलर का नाम एसोसिएटेड पता होना चाहिए कि ये किस रूलर मतलब किस किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि डेथ पेनल्टी किसने दी, तो एक स्टोरी है, बट ये इंपॉर्टेंट ये कि रूलर के एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए कि ये अगर रूलर है तो ये रूलर इस किंगडम से एसोसिएटेड है। ठीक है। और फिर बाद में भाई जब पता चला मतलब इसको कन्नगी को कि भाई ऐसे ऐसे इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, डेथ पेनल्टी दी है, ठीक है, फिर इसने शराब दे दिया था, पूरा मदुराई जल गया था, ठीक है, और जो राजा था उसकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। और फिर इसकी मतलब वीरता को देख के चेरा रूलर, देखो तीनों आ गए इसमें, अब स्टार्टिंग हुई थी चोला से, पहुंचे पंड्याज में, ठीक है, और फिर चेरा रूलर जो थे उन्होंने इनकी वीरता को देख के इनको पैट्रोनाइज किया, इनका बढ़ावा किया, और इनकी डेथ के बाद यहाँ पर मतलब साउथ में इनके नाम का टेम्पल भी बनवाया, ठीक है। और जो चेरा किंगडम थे वो लिख लेना, चेरा जो रूलर थे वो लिख लेना, चेरन CHERAN, चेरन सेंगुतुआन, चेरन सेंगुतुआन, SENGUTTUVAN, ठीक है। अब देखो जो चेरन सेंगुतुआन है इनके ब्रदर थे एक इलांगो, ठीक है, पूरा लिख लो, इलांगो एडिगल, ADIGAL, इलांगो एडिगल, यही थे वो जिन्होंने सिलापट्टिकरम बुक लिखी थी, जिन्होंने सिलापट्टिकरम बुक लिखी है, इलांगो एडिगल, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी बुक थी मणिमेगलाई, ठीक है, वो एसोसिएटेड है किससे, किससे, कोवलम और कौन थी, कोवलम और माधवी की जो लड़की थी, ठीक है, उसका लाइफ स्ट्रगल, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी की सारी वो चीज़ें लिखी गई हैं मणिमेगलाई में, ठीक है। और ये लिखी है बुक सातानर ने, SATTANAR, अब 3 बॉक्स बना लेना, यहाँ पे लिखना चोला, चेरा और पांड्या,
सबसे पहले चोला के बारे में, इनकी जो कैपिटल है कावेरीपट्टनम, और उरायूर। कावेरीपट्टनम कैपिटल लिख लेना, कैपिटल कावेरीपट्टनम और उरायूर। URAIYUR, उरायूर। ठीक है। एम्बलम, एम्बलम मतलब क्या होता है? चिन्ह। इनके जो राज्य का जो चिन्ह होता था, ठीक है, वो था टाइगर। एम्बलम यानी इनके राज्य का जो वो होता था, चिन्ह होता था, वो था टाइगर। ठीक है। और इन मतलब चोला में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे कराईकल, KARIKALA, कराईकल was the greatest ruler of Chola. ठीक है। अगले हैं चेरा। चेरा की जो कैपिटल होती थी वो होती थी वांजी। ठीक है, वांजी। ये अभी तुम फेयर बना रहे हो क्या नोट्स, या अभी रफ बना रहे हो? रफ है ना? तो जब फेयर बनाओगे ना, या जब अगली क्लास में लेके आओगे, पहली बात हर किसी के उसमें डायग्राम बना होना चाहिए भाई। जैसे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के, ठीक है, रफ डायग्राम सब बना के आपको ये पता होना चाहिए, चाहे नेट से देखना चाहे कहीं से भी भाई। जैसे चेरा हो गया, इधर पांड्या है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे तो पांड्या है, उनके इधर क्या कहते हैं, इनके वेस्ट में वो है चेरा, इधर बिल्कुल साउथ में है पांड्या, और इधर है चोला। ठीक है। तो जो कैपिटल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो एटलीस्ट आपको वहाँ पे लोकेट करनी है कि ये कैपिटल यहाँ है, ये कैपिटल यहाँ पर है। ठीक है। और जो इनका एम्बलम था, यानी कि चेराज का जो चिन्ह था, ठीक है, वो था बो एंड एरो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे इनके टाइम के, वो थे सेंगुतुआन। अभी पढ़ा था चेरन सेंगुतुआन, ठीक है, सेंगुतुआन। अगले हैं पांड्याज। पांड्याज की कैपिटल थी मदुराई। ठीक है। एम्बलम जो थी वो थी फिश। एम्बलम है फिश, यानी इनका जो राज्य का जो चिन्ह था वो है फिश। ठीक है। और इंपॉर्टेंट रूलर नेडू जेलियान, NEDUN JELIAN। अब हेडिंग डालना एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देखो, अब कोई भी मान के चलो एक अंपायर है, चोला का है, चेरा का है, पांड्या का है, जो भी है,
ठीक है, पूरे के पूरे किंगडम्स को, जैसे हमने उसमें डिवाइड किया था, क्या कहते हैं मुगल अंपायर्स में भी, कि भाई पूरे पूरे अंपायर को किससे डिवाइड किया जाता था, स्टेट्स को क्या कहते थे? थोड़ा तेज। अच्छा, स्टेट मतलब प्रोविंस। और एक बार और पूछा तो राज्य भी बता देना, ठीक है। यानी कि अलग अलग, चलो प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था, ठीक है, प्रोविंस को डिविजन्स में, ठीक है, डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर उसके बाद स्मॉल टाउन, बिग टाउन, ठीक है, ग्रुप ऑफ टाउन्स होते थे। वैसे ही इस साउथ में, डाउन साउथ में जो किंगडम था उसको भी डिवाइड कर रखा था, लिख लेना, जो किंगडम होता था उसको भी डिवाइड करते थे जैसे प्रोविंस में। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, ठीक है, यानी कि किंगडम के बाद होता था मंडलम, MANDALAM, मंडलम, ठीक है। उसके बाद होता था प्रोविंस। प्रोविंस को कहते थे नाडु, जैसे आज हमारा तमिलनाडु है, ठीक है, तो नाडु का मतलब हो गया प्रोविंस, स्टेट, ठीक है। उसके बाद होता था उर, UR, उर का मतलब होता था टाउन, ठीक है, टाउन। उसके बाद होता था, उर से भी नीचे होता था, जैसे उर हो गया, उससे नीचे होता था सिरूर। सिरूर का मतलब होता था स्मॉल विलेज, और उरी के नीचे एक और होता था पेरूर, यानी कि लार्ज विलेज। ठीक है, किंगडम, फिर मंडलम, मंडलम के नीचे फिर नाडु, नाडु के नीचे उर, और उर के नीचे दो चीज़ें, मतलब अगर बड़ा टाउन, बड़ा गांव है, ठीक है, बड़ा गांव है तो पेरूर, और छोटा गांव है तो सेरूर, ठीक है। उसके बाद अदर नेम ऑफ किंग, यानी किंग को किस नाम से जाना जाता था? किंग को अलग अलग नाम से जाना जाता था। पहले होते थे मनन, MANNAN, मनन, MANNAN, मनन, ठीक है। फिर होते थे वेंदन, VENDAN। जैसे वेंदन जो है ना, ये बहुत कॉमन था, वेंदन जो है वो तो इवन आज भी लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब जरूरी नहीं कि भाई सर उस टाइम पे तो किंग होते थे, मतलब यहाँ पे बात हो रही है चलो किंग की, ठीक है, बट आजकल ना जैसे टाइटल एक नॉर्मली भी बड़े आदमी को भी कह देते थे, जैसे इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में राजा को क्या कहते थे? राजा के अलग अलग नाम होते थे, बताना। सम्राट होता था, ठीक है, सम्राट होता था, और एक विराट भी कहते थे, ठीक है, क्या समुद्र, क्या ठीक है, तो सम्राट हो गया, विराट हो गया, एक आरत हो गया, ये राजा लोगों के नाम होते थे, मतलब राजा लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता था नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में ये होते थे मनन, वेंदन, ठीक है, वेंदन तो आज भी बड़े लोगों को भी वैसे भी कह देते हैं वहाँ पे, नॉर्मली है ये। अगला होता था कोनावन, सॉरी कोरावन, KRRA, कोरावन, VAN, कोरावन। ये तुमसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है आंसर, मतलब क्वेश्चन, ठीक है।
किंग जो होता था, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, यानी कि राजा से ऊपर कोई नहीं होता था, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, लिख लेना, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अब इस किंग के नीचे इंपॉर्टेंट लोग भी होते थे, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, जैसे हमने उसमें भी देखे थे, ठीक है। उसमें मुझे बताना पुलिस वालों को क्या कहते थे, या वो जो थे म्यूनसिपैलिटी वाले उनको क्या कहते थे? पीटीएम में किसके किसके पेरेंट्स आ रखे हैं? हम स्कूल में नहीं लेके गए, तुम यहाँ ले आए। चलो वो तो अच्छी बात है भाई, पता तो चले एक लिस्ट किसके किसके आ रहे हैं। ये भगवान, यहाँ पे भी आंसर नहीं देना। अच्छा बस एक की शौर्य, आपके नहीं आ रहे हैं? ये भी ठीक है, आएंगे, आ जाएंगे, है ना। एक की और चेक किया था मैंने आंसर, अपूर्वा। चलो भाई, अब इस किंग के नीचे, यानी किंग के अलग अलग नाम से आपको पता चल गया, ठीक है। अब इस किंग के नीचे अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे किंग की हेल्प के लिए, ठीक है, उनके बारे में लिखना। सबसे पहले होते थे मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स को कहते थे अमेचर। याद है, ये चीज़ें बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। अमेचर, AMAICHAR, अमेचर। अमेचर मीन्स मिनिस्टर्स, जैसे यहाँ पे मंत्री कह देते थे, ठीक है, वहाँ पे अमेचर, मिनिस्टर्स। उसके बाद होते थे प्रिस्ट, PRIESTS, PRIESTS, प्रिस्ट्स। प्रिस्ट को कहते थे अंथानर, ANTHANAR, ANTHA अंथानर। फिर होते थे एनवॉइस, ENVOYS, एनवॉइस। एनवॉइस क्या होते थे? एनवॉइस किसको कहते हैं? एनवॉइस किसको कहते हैं? आंचल, प्रिस्ट किसको कहते हैं? क्या? पंडित। तो एनवॉइस कौन होते थे? भाई जिनको राजा दूसरे राज्यों में भेजता था ना, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, एम्बेसीज में अगर कभी इन 2030 या 2031 में आप कभी बने IFS, ठीक है, IFS ही देना पड़ेगा या IAS के लिए, तो आप अगर वहाँ गए फॉरेन्स में, इट मीन्स एनवॉइस। इनको कहते थे दूतार, DUTAR। ठीक है, ये तो बता ही दोगे ये क्या है? हाँ, मिलिट्री इन चीफ, ठीक है, मिलिट्री इन चीफ, सेनापति यार। और एक होते थे स्पाइज। स्पाइज कौन हो गए? स्पाइज मतलब जासूस, ठीक है, जो भाई एक तरह से अंदरूनी खबर रखते थे पूरे राज्यों की, फिर वो राजा को आगे बताते थे कि आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही, मतलब एक तरह से बहरूपी है, मतलब बिल्कुल जासूस बन के रहते थे। उनको कहते थे ओरार, ठीक है, क्या? ओरार।
ये होता था एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। यानी कि आपने किंगडम्स देख लिए, राजा के नाम देख लिए कि राजा को किन किन नामों से जाना जाता था, और राजा को ये लोग जो थे वो असिस्ट करते थे, ठीक है, यानी कि राजा के नीचे ये लोग रहते थे। अब देखो, अब आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा किंग को टैक्स मिलता था वो था लैंड टैक्स, ठीक है। जहां से राजा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, लैंड टैक्स। इस लैंड टैक्स को कहते थे करई, KARAI, करई, लैंड टैक्स, ठीक है। देखो संगम एज में ना, जैसे हमने स्टोरीज तो मौर्यन एम्पायर में जैसे हम स्टोरीज के थ्रू पूरी हिस्ट्री कर रहे थे, संगम एज में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्टोरी कुछ है भी नहीं, यहाँ पे कोई आपको चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी है, ठीक है। हाँ, ये नाम याद होते तो अच्छी बात है, क्योंकि नाम को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि संगम एज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट यहाँ पे ऐसा कोई स्टोरी नहीं है कि आपको स्टोरी के थ्रू कोई चीज़ कनेक्ट करवा दूँ, ठीक है। यहाँ पे तो भाई यही है, नाम ऐसे ऐसे हैं, अपना भूल जाओगे नाम इनके पढ़ लिए तो, ठीक है। तो करई है लैंड टैक्स। अगला है कस्टम, कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज को कहते थे उल्गू, ULGU, कस्टम्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या उस टाइम पे आपके अकॉर्डिंग, हाँ या ना जवाब देना है, ठीक है, क्या फोर्स टैक्स होता था? फोर्स टैक्स यानी कि जबरदस्ती टैक्स लेना होता था या नहीं होता था? फोर्स टैक्स होता था, ठीक है, और इसको कहते थे इरावू, ठीक है। अगला होता था इराई, ठीक है। इराई का मतलब होता था, इराई का मतलब होता था वॉलंटरी ट्रिब्यूट, वॉलंटरी, यानी कि जब लोग राजा को खुद से अपनी मर्जी से गिफ्ट ला के देते थे, ठीक है, कि भाई राजा साहब मजे आ गए, भाई बढ़िया फसल हुई है और लैंड टैक्स तो आपने ले लिया पहले ही, पर लो थोड़े और ले लो। यानी कि जब वॉलंटरी मतलब खुद से जब लोग गिफ्ट देते थे राजा को, तो उसको हम कहते थे इराई, ठीक है। अगला था वेरियार, अभी तो मेरी जबान हटके, अभी रुक जाओ, तुम तोतले ना बनोगे तो, ठीक है। वेरियार, VARIYAR, ठीक है, ये ए है भाई, VARI, वेरियार। वेरियार किस टाइप का टैक्स होता था? टैक्स नहीं था ये था टैक्स कलेक्टर, ठीक है। वरियार यानी कि टैक्स कलेक्टर, यानी कि जो राजा के बिहाफ में लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, उसकी पोजीशन को कहते थे वरियार, ठीक है। अभी तो तुम शांत बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे, एक बार ये 2-3 बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। थाना थाया करोगे, हाँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी, ठीक है। ये रेवेन्यू देख लिया, अब हम देखते हैं इकोनॉमी।
अच्छा एक बात बताओ, इकोनॉमी के बिहाफ में, इकोनॉमी के बेसिस में आप क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करोगे कि वहाँ पे अगर इकोनॉमी अच्छी है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो सकता है वहाँ पे, हैं? बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वहाँ पे क्या फ्लरिश कर रहा होगा? यार चीज़ों को थोड़ा ना कनेक्ट करना सीखो यार, यूँ काम नहीं चलेगा। तुम तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई चलो डाउन साउथ में जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर अगर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा इसका मतलब क्या, इकोनॉमी अच्छी है, तो एग्रीकल्चर हो गया, और क्या होगा, है? डोमेस्टिकेशन वो उसी में आ गया, एग्रीकल्चर में ही आ गया। एग्रीकल्चर में आपका मतलब प्लांटेशन भी, डोमेस्टिकेशन सारी उसी में आ गई। और ट्रेड, ठीक है, कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, ट्रेड भी होता होगा। ट्रेड किन के साथ? रोमन्स के साथ, यानी जो रोमन्स थे ना उनके साथ ट्रेड बहुत होता था। वो यहाँ से ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर को वहाँ पे वो करते थे, इंपोर्ट करते थे अपने वहाँ पे, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता था ब्लैक पेपर। तो सबसे ज़्यादा एक तरह से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था इन चीज़ों में, यानी कि एग्रीकल्चर होता था, ठीक है, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था, और ट्रेड होता था तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बनी थी, ठीक है। तो यानी कि इकोनॉमी के मामले में भी जो संगम एज है, यानी कि जो पूरा का पूरा चोला चेरा पांड्या के जो रूल किंगडम्स थे, ठीक है, वो भी एक तरह से बिल्कुल टॉप पे थे। तो इसके लिए इकोनॉमी में पहला पॉइंट लिखना, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संगम एज वाज प्रॉस्परस, द इकोनॉमी ऑफ थोड़ी देर ना क्लास साइलेंट रखेंगे, पटने की आवाज़ आएगी, पटाए पट पटाए पट। चलो जोक सपाट, क्या हुआ है? लिखना था इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संगम एज वाज प्रॉस्पेरस, PROS प्रॉस्पेरस, एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड फ्लरिश्ड देयर, एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फ्लरिश्ड देयर, यानी कि वहाँ पे सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेड हो गया, हर चीज़ में वहाँ पे बेस्ट था। अच्छा एक बात मुझे कोई बता देगा, एग्रीकल्चर अच्छा क्यों था? हैं? एकदम बोल कर ना साइलेंट मत हुआ करो, चीज़ों को रिपीट किया करो, हैं? हाँ भाई, यहाँ पे ना डाउन साउथ में ये जो तुम्हारा गुजरात वाले नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, पेरियार रिवर है, मतलब इतनी सारी रिवर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। अगला, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोग क्या करते थे वहाँ पे, लोगों का क्या ऑक्यूपेशन होता था? पीपल वर, हाँ इसी का इकोनॉमी में सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है। पीपल्स वर यानी कि लोगों का क्या कामकाज होता था? पीपल्स वर पेस्ट्रोलिस्ट, PASTORALISTS, पेस्टोरलिस्ट मतलब हैं? हाँ गुड, चरवाहे, यानी कि जो अपने साथ गाय वाय लेके घूमते हैं ना, ठीक है, वो, ठीक है। हंटर्स, लोग यहाँ पे शिकार भी करते थे, हंटर्स। फिशरमैन, फिशिंग, फिशरमैन ही फिशिंग लिख लेना, फिशिंग भी एक मेन ऑक्यूपेशन था।
और तो कुछ नहीं है इसमें खास। अगला लिखना सोसाइटी, अगली हेडिंग सोसाइटी, इकोनॉमी में वही है। देखो इसमें वो भी है, इंपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट क्या होता था, वो तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा, अगर लिखना हो तो लिख लेना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ही पीडीएफ दे दूंगा मैं, उसमें जब तुम नीचे देखोगे ना पीडीएफ में, तो वहाँ पे इकोनॉमी का सेक्शन लिखा रहेगा, ठीक है। आज मैंने तुम्हें 2 लिखवाए ना, वहाँ पे कम से कम 7-8 हैं, बट वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, मतलब उसमें ऐसा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, याद जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया, ठीक है। उनको बस एक बार पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो, इंपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट क्या होता था, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये पॉइंट भी है कि भाई बाहर से गोल्ड एंड सिल्वर आता था और फिर यहाँ पे उनके ऑर्नामेंट्स बनते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। सोसाइटी में लिखना सबसे पहले कि यहाँ के जो लोग होते थे, पीपल्स वर पेस्टोरल, वही पहले वाला पॉइंट फिर भी लिख लेना एक बार, पीपल्स वर पेस्टोरल, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये मतलब इस पूरे चैप्टर का आई थिंक सेकंड या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाने जा रहा हूँ। इसमें लिखना सोशल क्लासेस, कि लोगों का सोशल क्लासेस, यानी कि जैसे नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण्स होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये क्लासेस बटी हुई थी, ठीक है। तो संगम एज में भी लोगों की जो क्लासेस है वो बटी हुई थी, यानी कि जो सबसे रूलिंग क्लास होती थी, जो राजा रजवाड़े जो होते थे, उनको लिख लेना द रूलिंग क्लासेस, पहला पॉइंट यहाँ पे सोशल क्लासेस का डाल के सब पॉइंट रूलिंग क्लासेस, जो राजा लोग होते थे, बिल्कुल हाई क्लास के लोग होते थे, उनको कहते थे अरासर्स, ARASARS, ARASARS, अरासर्स, ठीक है। लोअर क्लासेस, जो लोअर क्लासेस के लोग होते थे उनको कहते थे कडासियार, KADASIYAR, KADASIYAR, कडासियार, लोअर क्लासेस। ठीक है। प्रेस्ट को बता दिया शायद मैंने तुम्हें, प्रेस्ट जो ब्राह्मण जो पंडित होते थे उनको क्या कहते थे, अंथानर्स, ठीक है, ANTHANARS, अंथानर्स, यानी प्रेस्ट जो पंडित होते थे। ठीक है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में जो लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे, वो किस वर्ण में आते थे, जो ट्रेड करते थे। ये तो एक्सपेक्टेशन है तुमसे, है जो व्यापार करते थे या जो ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे वो कौन होते थे, वैश्य होते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स क्या होता था, जो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय होते थे जो किंग्स होते थे, जो लड़ाई पे जाते थे, वैश्य होते थे जो व्यापार करते थे, और शूद्र होते थे जो इनके यहाँ पे काम करते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो व्यापार करते थे उनको कहते थे वनीगर, VANIGAR, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, बस यही थी पीटीएम, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड। फिर होते थे लास्ट वेलालर, वेलालर, ठीक है। वेलालर वो होते थे जो कृषि, जो मतलब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट।
ठीक है। अब सेकंड चीज, इस सोसाइटी में हम पढ़ रहे हैं तो लव मैरिजेज क्या होती थी, एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड? लव मैरिज एक्सेप्टेड होती थी, ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो वुमेन की पोजीशन कैसी होगी? क्या वुमेन की पोजीशन कैसी होगी, अच्छी या बुरी? क्योंकि लव मैरिज हो रही है। अब बताना, सती जो था वो प्रेवलेंट था, मतलब सती बहुत ज़्यादा पीक पे थी, ठीक है। सेकंड, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज भी नहीं होती थी, मतलब विडोज वर नॉट अलाउड टू मैरिज अगेन, ठीक है। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल होती थी, ठीक है। और जो विडो होती थी, ठीक है, उनको ट्रीट बैडली, मतलब बहुत बुरी तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था, ठीक है। अब बताओ वुमेन की पोजीशन कैसे थी, हैं? बताओ। वुमेन की पोजीशन डाउन थी। कोई एक लव मैरिज से तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती। अगला है रिलीजियस। देखो रिलीजियस क्या हुआ, मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे, ठीक है, मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटी कौन होते थे? मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन थे, मतलब जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा पाठ की जाती थी? ना आपका याद है ना पहले का याद है। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे संगम एज में जो इंपॉर्टेंट डेटी होती थी, जिसके सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी, वो थे मुरुगम। ठीक है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक हमने पहले तो वो देख लिया था सोशल क्लासेस, ठीक है। अब एरियाज या रीजन लिख लेना, रीजन। जितने अभी जो हिली एरिया होते थे, क्या हिली एरिया होते थे? चोला चेरा पांड्या के टाइम पे हिली एरिया थे क्या? है क्या बिल्कुल प्लेन था? प्लेन था। भाई जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो तो एटलीस्ट ना बोले। उर्वशी क्या था? भाई वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट भी है, और तुम्हारे पूरे डाउन साउथ में हमने यहाँ पे नहीं देखा था, अन्नामलाई थी, ठीक है, और अन्नामलाई थी, और तुम्हारी ये नीलगिरी हिल्स थी, मतलब मेजोरिटी ऑफ एरियाज तो तुम्हारे माउंटेन्स का था भाई, प्लेन का कहाँ से कहने लग गए? ठीक है, वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट थी, अन्नामलाई है, ठीक है, अनाईमुड़ी थी, और तुम्हारा ये नीलगिरी हिल्स थी, पूरा का पूरा रीजन पूरा पहाड़ों से भरा हुआ था, ठीक है। तो जितना भी हिली एरियाज था, इन एरियाज में हिली एरियाज उसको कहते थे कुरिंजी।
मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ रखा है ये, कुरिंजी, ठीक है, KURINJI, कुरिंजी मीन्स हिली एरियाज। फिर होते थे पेस्टोरल, पेस्टोरल आंचल, पेस्टोरल क्या होता है? पेस्टोरल का, हाँ उसने पहले बोला था इसलिए है। पेस्टोरल का यहाँ पे मतलब ये है कि पेस्टोरल मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे जो वो थे पेस्टोरलिस्ट थे वो अपनी गाय को लेके जाते थे चरवाही के लिए, ठीक है, उसको हम कहते थे पेस्टोरल, मतलब जहाँ पे लोग अपने पशु लेके आते थे चरवाही के लिए, ठीक है, उसको हम कहते थे मुलाई, MULLAI, मुलाई। ठीक है, अगला थर्ड है एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता था, एग्रीकल्चर होता था, उसको कहते थे मरुडम, मरुडम, MARUDAM, मरुडम। ठीक है, फिर होता था कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज यानी कि जो भाई समुद्र के पास वाले एरियाज होते थे उनको कहते थे नेडाल, NAYDAL। ठीक है, और ऐसा एरिया जो कि बंजर होता था, मतलब जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई पास्टोरल नहीं, ठीक है, एकदम सूखा टाइप का एरिया, एरिड एरिया, एरिड रीजन, ठीक है, उसको कहते थे पलाई, PALAI, पलाई। क्या हमारे यहाँ तो जी पलाई के तो बेड बनते हैं, ठीक है, ये है पलाई। और एक क्वेश्चन यहाँ से आ रखा था यूपीएससी में, जैनिज्म की क्या कंडीशन थी इस टाइम पे, मतलब इस रीजन में जैनिज्म फ्लरिश कर रहा था या डाउन में था? बताओ, सोच के देखो, थोड़ा रिलेट करो पिछले चैप्टर से। चंद्रगुप्त मौर्य आए थे साउथ में, किसके साथ आए थे? हैं? हैं? क्या कह रही थी शिखा? चंद्र, हाँ भद्र बहू के साथ आए थे ना, ठीक है, तो डाउन साउथ में आए थे। वो सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि मतलब साउथ में जैनिज्म को फैलाने का जो क्रेडिट है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, यानी वो भद्र बहू के साथ साउथ में आए थे। तो इस टाइम पे यानी कि संगम एज में जैनिज्म जो था वो फ्लरिश कर रहा था। अब कहोगे कि सर ये एक एक चीज़ कौन, मतलब कहाँ से, यार क्वेश्चन ही यहाँ सब निकल गया। अब देख लो ना, पिछले चैप्टर में ये नहीं पढ़ा था तुमने कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो साउथ में आए थे, कर्नाटका रीजन में आए थे भद्र बहू के साथ, ठीक है, और फिर उसमें मैंने ये भी लिखा था कि ऑल क्रेडिट गोज टू द चंद्रगुप्त मौर्य टू स्प्रेड जैनिज्म इन द साउथ एरियाज। तो बस और क्या पूछ लिया यहाँ पे कि फ्लरिश कर रहा था कि डाउन में था? भाई फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जी थे यहाँ पे, तो इस टाइम पे जो जैनिज्म था वो यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था इन एरियाज में। बस जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ तुम्हें नोट से, भाई कुछ ना कुछ को रिलेट भी करना भी सीखो। जिस दिन रिलेशन करना सीख गए आंसर लिखना भी आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब इसी भरोसे बैठे रहोगे कि ये हमारे नोट्स में नहीं था, फिर तो मुश्किल है भाई। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका संगम चैप्टर। नोट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा मेरे ख्याल से एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें अलग से लिखनी पड़े, मतलब ये एनफ है, बहुत मोर देन एनफ है।
ठीक है। हाँ बस थोड़ी लोकेशंस अपने हाथ से करना भाई, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। कि जैसे जो जो चीज़ें आई हैं, जैसे आपकी मदुराई आई है, ठीक है, और मदुराई थी, कबाड़ापुरम थी, ठीक है, और उरायूर थी, ठीक है, कावेरीपट्टनम थी। तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या थी, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, भी तो टाइम है कि जाना है किसी को, जाना है क्या ऋषि? पेरेंट्स के साथ नहीं जाना क्या? देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर, ठीक है, इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। संगम लिटरेचर से पूछ रखा है क्वेश्चन। पहला, द संगम पोएम्स आर डिवोटेड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटेरियल कल्चर। एक सेकेंड, हाँ, द संगम पोएम्स, ठीक है, आर डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब डिवॉइड मतलब डिवॉइड ऑफ मतलब DEVOID, कमी, ठीक है, मतलब उस चीज को कमी होना, ठीक है। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। तो संगम लिटरेचर या संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ, यानी कि उस पोएम्स में कमी थी, डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटेरियल कल्चर, मतलब उनको चीजों के कल्चर से कोई भी उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। राइट या रॉन्ग? सेकंड, चलो सेकंड देखो, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण आल्सो नोन एज ऑल्सो नोन टू द संगम पोएम्स, ठीक है। थर्ड, द संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू द वॉरियर एथिक्स, ठीक है। फोर्थ, द संगम लिटरेचर रेफर्स टू द मैजिकल फोर्सेज एज द इरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भूल गए होगे सारी स्टेटमेंट। देखो पहली चीज है, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटेरियल कल्चर, यानी कि ये बोला गया है कि संगम जो पोएम्स थी उन्होंने मटेरियल कल्चर को लेके, यानी कि वह जो चीज़ें होती थी मटेरियलिस्टिक, यानी चीज़ों से प्यार होना, उन चीज़ों से लेके कुछ नहीं बोला। बोला है भाई, चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, ठीक है, कि डिवॉइड नहीं भाई, उन चीज़ों में पोएम्स में भी प्रॉपर्टी को लेके बातें हुई हैं, ठीक है भाई, और चीज़ों को जैसे ऑर्नामेंट्स की भी बातें हुई हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि मटेरियल कल्चर की तो कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है। अगली थी, द संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू द वॉरियर एथिक्स। बताओ, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू द वॉरियर एथिक्स। वॉरियर्स के बारे में कुछ कहीं नहीं लिखा? लिखा है, किस में लिखा हुआ है? नैरेटिव बुक्स में, मेलका नाकू में लिखा हुआ था, जिसमें हमने बात की थी कि उनमें सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, एक लव स्टोरीज और एक उनके वेलस, यानी कि भाई राजा के वॉरियर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें स्टेटमेंट ये दे दिया कि कहीं भी वॉरियर्स के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा है भाई मेलका नाकुम में, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो गई। फोर्थ, द संगम लिटरेचर रेफर्स टू द मैजिकल फोर्सेज एज ए इरेशनल, यानी कि उन्होंने जो जादुई शक्ति होती है उनको इरेशनल, उनको मतलब ऐसा बताया कि फालतू की है, मतलब इन चीज़ों का नहीं है। नहीं भाई, वो एविल्स को भी और मैजिकल उसको भी मानते थे, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों मानते थे उन चीज़ों को? उनके लिए ये चीज़ें इरेशनल नहीं थी, रैशनल थी, यानी कि ये चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती थी कि भाई मैजिकल पावर्स होती हैं,
एबिल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती थी। आपको बुलाएंगे। और सेकंड है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज ऑल्सो नोन टू द संगम पोएट। उनको वर्ण सिस्टम के बारे में पता था, सोशल क्लासेस पढ़ा है ना भी, ठीक है, कि भाई उस टाइम पे भी जो सोशल क्लासेस थी वो होती थी। जैसे हमारे यहाँ पे ये थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे, ठीक है, उनके टाइम पे भी ये जो वर्ण सिस्टम है ये थी। तो सेकंड स्टेटमेंट है ठीक कि ये कि द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण सिस्टम इज नोन टू द संगम पोइट्स, यानी उन्होंने इन चीज़ को मेंशन कर रखा था। तो तुम्हारी बड़ी पीटीएम बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। हम तो स्कूल से घर तक पिटते हुए आते थे, हाँ, पूरे मोहल्ले को पता चलता था कि आज इनकी पीटीएम हुई है आज। और स्पेशली टीचर्स की नज़र रहती थी हमारे ऊपर कि आए नहीं तेरे पेरेंट्स। मगर सर इतने पेरेंट्स चले गए, आपको मेरे ही याद है अब तक। और जब कहीं क्रेडिट मिलना होता था ना, तब नहीं बुलाते थे, तब कोई लेना देना नहीं। जैसे एक ना वो 10th क्लास में मुझे ओलंपियाड में 100 में से 100 आए थे मेरे, तो हमें ना वो मिला था मेडल और एक सर्टिफिकेट। पहले तो खुश कर दे कि तुम्हारे पेरेंट्स के एनुअल डे फंक्शन पे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनके सामने देंगे। मैंने घर में बता दिया, मैंने कहा तैयार रहना, ठीक है। बतेरे पीटीएम में मेरा मजाक उड़ाया, मैं कहा 10th में वो है, तो कहते ठीक है भाई। और हम अब प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ 3 बच्चे थे, ठीक है, तो एनुअल डे फंक्शन भी चला गया, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को भी लेके आए, हमें बुलाया ही नहीं, ठीक है। अगले दिन हम गए प्रिंसिपल ऑफिस में, कहा सर वो मेडल वेडल देने वाले थे, कहते हाँ हाँ करेंगे, अरेंजमेंट कराएंगे। वो 1-2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। हम फेडअप, घर वाले फेडअप कि तूने किया भी है कि नहीं किया। मगर मैम सर्टिफिकेट ही दे दो, घर में कुछ तो दिखा देंगे, नहीं दिया। फिर एकदम ऐसी इंटरवल के टाइम पे हम वहाँ चले गए स्टाफ रूम में। मगर मैम वो प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि डेट बता देते। कहते किस चीज़ की डेट? मैंने कहा वो हमारे मेडल्स मिलने थे। कह रहे तुम्हारे मेडल्स हैं, खाली पकड़ो अपने मेडल और सर्टिफिकेट। मगर मैम ऐसी उम्मीद तो नहीं रखी थी स्टाफ रूम में मिलेगा, हैं? इतनी तो बेइज्जती नहीं एक्सेप्ट की थी हमने कि भाई हमें मेडल स्टाफ रूम में पकड़ाए जाएंगे, और वो भी कैसे, मेडल अलग रिबन अलग कर बांध लियो। चलो भाई। और मगर अगर यहाँ पर अभी मैं वो करवा दूँ ना पीटीएम, जान खा देंगे पेरेंट्स कहाँ हैं। और जब कुछ इज्जत वाला काम हो तो बुलाते नहीं हो। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, द अर्लीस्ट तमिल, ठीक है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस नोन एज द संगम लिटरेचर, ठीक है, वर कंपोज्ड अराउंड 230 ईयर्स अगो, सॉरी 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, कि जो सबसे पहला जो संगम लिटरेचर था, ठीक है, वो था 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है the term sangam in the sangam literature refers to the specific, ठीक है, the specific genre of the writing that focused exclusively on the royal courts of ancient Tamil kingdoms। बताओ दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहला फिर बोल रहा हूँ कि जो तमिल लिटरेचर है वो 2300 ईयर्स अगो फ्लरिश हुई थी, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेकंड में ये बोल रहा है कि जो संगम वर्ड है, जो द टर्म संगम इन द संगम लिटरेचर में जो बार बार वर्ड संगम यूज हुआ है वो हुआ है रॉयल कोर्ट्स के लिए।
रॉयल कोर्ट्स के लिए। क्या ये चीज़ ठीक है? गलत है। किसके लिए यूज़ हुआ है? जॉइंट असेंबलीज के लिए, पोइट्स के लिए, ठीक है, ना कि रॉयल कोर्ट्स के लिए। एक तुम्हारा इसका पीसीएस का क्वेश्चन था, संगम लिटरेचर वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द असेंबलीज ऑफ द पोइट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ये जो संगम लिटरेचर हैं ये फ्लरिश हुए हैं किसकी सिटी में? मदुराई, ठीक है। और मदुराई किसकी कैपिटल थी? पांड्यास की। एक ये क्वेश्चन था एनडीए का, टोलका पीपीएम का वो कौन थे? टोलका पीपीएम इज अ ग्रेट वर्क ऑफ, किसके थे? टोलका पीपीएम किसने लिखी थी? टोलका पीपीआर ने, भाई वही उसी के से मिलता जुलता नाम है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये फायदा होता है एमसीक्यू करने का। एक वर्ड है मूवेंडर, ठीक है। मूवेंडर, मूवेंडर का मतलब होता है थ्री चीफ, ठीक है, यानी कि चोला, चेरा और पांड्यास, इनके जो तीनों चीफ हैं, ठीक है, जो तीनों राजा हैं, उन तीनों राजा को मिला के वर्ड बनता है मूवेंडर। मूवेंडर इट मीन्स थ्री चीफ, ठीक है। पीसीएस में क्वेश्चन एक बार ये भी आ रखा था, ये देखो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था। टेबल दे रखी है और एक तरफ है किंगडम्स और दूसरी तरफ है उनके एम्बलम। एक क्वेश्चन और है, अच्छा चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, मतलब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था, ये भी आ रखा था पीसीएस में। मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, फिर उनके आगे ना मैं नाम बताऊँगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सा ये मैच करता है, ठीक है। जैसे प्रिंस इन, ठीक है, प्रिंस इन मणिमेकलाई, प्रिंस, ठीक है, प्रिंस इन मणिमेकलाई, मणिमेकलाई में प्रिंस कौन थे? ठीक है, प्रिंस इन मणिमेकलाई, मणिमेकलाई बुक थी, उनमें प्रिंस कौन थे? नंबर 1 इसमें से बताना कौन थे? कोवलम, मणिमेकलाई, माधवी, ठीक है, या उदय कुमरन या कनगी।
कोवलम, मणिमेखलाई में कोवलम कहाँ से आ गया भाई? है फिर बोल रहा हूँ, प्रिंस इन मणिमेखलाई बुक में, ठीक है, कि प्रिंस उसमें राजा कौन थे? कोवलम थे या मणिमेखलाई थे या माधवी थी, ठीक है, या उदय कुमरन थे या कन्नगी? पहली बात तो मैंने प्रिंस बोला है, तो यहां पे भी राजा और उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। प्रिंस बोला है भाई। उदय कुमरन, देखो मणिमेखलाई जो थी वो प्रिंसेस थी भाई, उसी के बारे में स्टोरी लिखी हुई थी ना, ठीक है। कोवलम जो थे वो अलग थे, मतलब ये इसका आंसर था उदय कुमरन। अगला, हीरोइन ऑफ सिलापट्टिकरम, हीरोइन ऑफ सिलापट्टिकरम, अब बताओ कौन थी? कन्नगी, क्योंकि सिलापट्टिकरम में उसी के बारे में लिखी हुई थी, तो हीरोइन वही थी। अगला, डांसर इन सिलापट्टिकरम, डांसर माधवी, डांसर थी, नृत्य थी, मतलब कोर्ट में वो मतलब नाचती थी, ठीक है, ठीक है, डांसर थी भाई वो, ठीक है, जिसमें कोवलम अट्रैक्ट हुए थे ना, ठीक है, जिससे कोवलम अट्रैक्ट हुए थे, माधवी, ठीक है, माधवी एक डांसर थी, मतलब कोर्ट में डांसर थी, ठीक है, और सिलापट्टिकरम क्योंकि बुक उसी में थी। और अगला ये देखो, ये लास्ट, इलीगल डॉटर ऑफ द हीरो एंड द डांसर ऑफ सिलापट्टिकरम, भाई तुम्हारा सही में संगम लिटरेचर से तुम दिमाग घूम गया तुम्हारा। प्रिंस को कह रहे हो माधवी, ठीक है, यहाँ पे इलीगल डॉटर पूछ रखी है, इलीगल डॉटर ऑफ कोवलम एंड द डांसर, उसको माधवी बता रहे हो कि यही है इसकी डॉटर, मणिमेखलाई। चलो